नमस्कार, स्वागत है आपका विनीत शर्मा टॉक्स में। और आज हमारे मेहमान हैं राजीव जायसवाल जी। राजीव जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के युवा मजबूत नेता और रामगढ़ के सांसद प्रतिनिधि। स्वागत है राजीव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भाई। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे राजीव जी कि आखिरकार एक छात्र नेता कैसे इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में एक माहिर चेहरा बन गया, कहां तक आपने शिक्षा ग्रहण किया? ठीक है, हम लोग का प्राथमिक शिक्षा जो है, चूँकि हम लोग जो गांव से आते हैं, सिकनी मेरा गांव हुआ, और प्राथमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा जो है वो गांव से ही हुई। उसके बाद फिर हम लोग का जैसे कॉलेज में आए, रामगढ़ कॉलेज आए, और रामगढ़ कॉलेज से ही जो है हमारी राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ। कॉलेज के दिनों में हम लोगों ने छात्र राजनीति बढ़ चढ़ के किया, और उस समय जो है कॉलेज का सबसे बड़ा मुद्दा था कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए थे, तो हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया, उसके लिए प्रयास किया, और बहुत लंबे आंदोलन के बाद 2007 में जो है झारखंड बनने के बाद पहली बार जो है यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव हुए। उसमें हम लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। कॉलेज में तालाबंदी करना, यूनिवर्सिटी में जाकर प्रदर्शन करना, और हमें लगता है कि पूरे विश्वविद्यालय में जाके, पूरे विश्वविद्यालय के जो है कि कॉलेज में जाके हम लोगों ने एक नारा बुलंद किया था। एक हम लोगों ने माहौल बनाया था कि अगर जो है कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होगा तो स्टूडेंट के मुद्दे जो हैं वो करेक्ट फॉरम में आ पाएंगे और छात्रों का जो है कल्याण होगा। मतलब 20 साल से ज़्यादा का आपका राजनीति का कार्यकाल, छात्र से लेकर अभी तक सांसद प्रतिनिधि तक में आपने तय किया जी। कौन कौन से अहम बदलाव और कौन सा ऐसा यादगार पल रहा जो आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? छात्र जीवन से मैंने राजनीति की शुरुआत किया। कॉलेज कमेटी, कॉलेज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब पद से शुरू किए। फिर यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष बने, फिर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बने, और जाके फिर पूरे जो है कि प्रदेश के छात्र संघ का जो है मैं संयोजक बना। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो आसू छात्र संघ से हुई थी, और आसू छात्र संघ से मैंने कॉलेज यूनिट से शुरू किया, और जो सर्वोच्च पद है प्रदेश का जो है कि पूरा प्रदेश का मैं नेतृत्व वहाँ तक मैं पहुँचा। बहुत अच्छी बात, आपने अपने छात्र राजनीति का जो है प्रारंभ आजसू पार्टी से किया। ये सवाल बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया है, मैसेज आया है कि आखिरकार राजीव जायसवाल को कौन सी ऐसी परिस्थिति आन पड़ी थी कि उन्होंने आजसू पार्टी का दामन छोड़ दिया? देखिए, राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होता है। हम लोगों ने छात्र राजनीति किया, और उसके बाद जैसे छात्र जीवन जो है समाप्त हुआ, जब हम सामाजिक जीवन में आने लगे, तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो है एक महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशन होता है, उसी के तहत। और मतलब राजनीति में जो है दोस्ती और दुश्मनी जो है, इसको हम मानते हैं अस्थायी नहीं है, कि दोस्ती और दुश्मनी जो है ये परिस्थिति जन्य है। परिस्थितियों के अनुसार कभी आप दोस्त बन जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कभी आप दुश्मन बन जाते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है। तो आजसू में था, फिर जिला परिषद का मुझे चुनाव लड़ना था, और फिर वहीं से जो है बहुत सारी गलतफहमियाँ शुरू हुई, और फिर वहीं से जो है कि दूरी जो है शुरू हुआ। और फिर मैंने JVM ज्वाइन किया, झारखंड विकास मोर्चा ज्वाइन किया। झारखंड विकास मोर्चा ज्वाइन करने के बाद मुझे केंद्रीय कार्य समिति का तुरंत सदस्य बनाया गया। फिर मुझे जो है युवा मोर्चा का केंद्रीय महासचिव बनाया गया। उसके बाद संगठन ने मुझे मुख्य संगठन का धनबाद जिला का प्रभारी बनाया, और फिर बाद में जाके रामगढ़ का जिलाध्यक्ष। इन जो दायित्वों का मैंने निर्वहन किया, और चाहे वो आजसू हो, चाहे वो JVM हो, जनता के मुद्दा के लिए जब हम छात्र राजनीति करते थे तो छात्रों के मुद्दा के लिए रामगढ़ कॉलेज में कई आंदोलन किए हैं, यूनिवर्सिटी में कई आंदोलन। हम कह सकते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे विनोबा विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जहां का हम दौरा नहीं किए होंगे, और वहां पे कुछ ना कुछ, चाहे वो तालाबंदी हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या ज्ञापन सौंपना, प्रत्येक महाविद्यालय में जाके मैंने ये सारे काम किए, और जो है लगातार जनता से संबंधित मामले को भी उठाता रहा। JVM में भी रहा, तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। आजसू में थे तो अभी जो कोयलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय जो धनबाद में बना है, उसके लिए हमने 2013 में, मेरे ही नेतृत्व में 2013 में धनबाद के बलियापुर से, जहाँ विनोद धाम है, विनोद बिहारी महतो का स्मारक वहाँ पर विनोद धाम है,
वहाँ से हम लोग रांची राजभवन लगभग 185 किलोमीटर का पदयात्रा 2013 में हम लोगों ने किया था, और 2-3 साल के बाद वो विश्वविद्यालय बना। तो ये बड़े बड़े आंदोलन हैं, और मतलब लगातार 6 दिन तक हम लोग उस पद यात्रा को किए थे। जेबीएम में आए, तो जेबीएम में आने के बाद हम लोगों ने ये आईपीएल का जो प्रदूषण और रोजगार को लेकर मामला था, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। एनएचआई को लेकर, एनएचआई में हम लोगों ने जो चुट्टूपालू का जो घाटी है जहाँ पे एक्सीडेंटल स्पॉट है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उसको लेके भी हम लोग आंदोलन किया। बहुत बड़े बड़े मुद्दे, अभी वर्तमान में रजरप्पा मंदिर बंद था आपका कोविड के समय, तो हम लोगों ने रजरप्पा से लेके रांची राजभवन तक पद यात्रा किया मंदिर को खुलाने। साथ ही साथ ये तो आंदोलन हुए, और बड़े बड़े कार्यक्रम, जैसे हम जब राजनीतिक छात्र नेता से सांसद प्रतिनिधि बनने तक का जो यह सफर रहा, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण यादगार संघर्ष के बारे में बताएं आप। देखिए, आपको चूंकि हम लोग जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हमारा कोई भी परिवार का सदस्य या कोई भी जो है कि हमारे पूर्वज राजनीति में दूर दूर नहीं थे, तो जब हमारे जैसे लोग आते हैं और गांव से, एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से लोग, तो संघर्ष ही आपको पहचान देता है। बिना संघर्ष का आप राजनीति में पहचान नहीं बना सकते, और संघर्ष को ही माध्यम बना के हम लोगों ने आज जितनी भी दूरी तय की है कि एक सिकनी जो है छोटे से गांव से निकल के, जहाँ पे आधारभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहाँ से निकल के आज हम लोगों ने प्रयास किया है कि समाज में अपना एक नाम बनाए, और वो नाम जो है किसी का चापलूसी करके, किसी के आगे पीछे होके नहीं, हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता को तय करके, संघर्ष के माध्यम से हम लोगों ने इस जो है मुकाम को, ये पहचान, ये नाम जो है कि आज एक लंबे संघर्ष के बाद ये बना है। बहुत सारे राजनीतिक दल थे, आजसू जेवीएम तो खैर विलय हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से स्पेशली प्रभावित हुए, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है उससे आप प्रभावित होकर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य पद्धति है, यहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता का भी उतना ही हक होता है। यहाँ की जो कार्य पद्धति है वो किसी भी अन्य दल से बहुत ही अलग है। यहाँ पे हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को यह हिम्मत या ताकत होता है, या उनके अंदर क्षमता होती है, किसी भी पद के लिए वो दावेदारी कर सकते हैं। जैसे ही आप अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी में जाते हैं तो एक परिवार से चलता है, तो आप जो है कि वहाँ पर आपके लिए वो संभावना ही नहीं रहता है। यहाँ पे अब अभी अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक के लिए रायशुमारी होगा यहाँ पे, तो कोई एक साधारण मेरा बूथ का कार्यकर्ता भी उस पद के लिए दावेदारी कर सकता है। ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं से आधारित पार्टी है। कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी विधायक, सांसद, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आज विनीत शर्मा जी हैं, कल इनके बेटे बनेंगे, कल इनके पोते बनेंगे। ये जो है सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे संगठन का मालिक जो है, संगठन का रीढ़ जो है, वो कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। कार्यकर्ताओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। 2029 में राजीव जायसवाल खुद को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैंने शुरू ही कहा कि कोई भी राजनीतिक, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ही होती है। और अगर हम राजनीति के क्षेत्र में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा रहता है हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो उसी तरह से जो राजनीति करते हैं तो सबके अंदर कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होना चाहिए। बिना महत्वाकांक्षा का राजनीति हो नहीं सकता। हमारे अंदर भी महत्वाकांक्षा है कि हमें अगर पार्टी मौका देगी तो हम भी जो है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करके हम मेहनत करते हैं, और हमारा यह विश्वास है कि मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। बिल्कुल, संघर्ष जो है व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत का फल एक दिन मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन मेहनत का फल मिलता है। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, तो बतौर सांसद प्रतिनिधि रामगढ़ क्षेत्र के लिए खासकर क्या कुछ विकास की योजनाएं आने वाले समय में मिलने वाली है, जानकारी दें। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी का मुझे और जो कि कई लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन इससे पहले भी जब हम सांसद प्रतिनिधि नहीं भी थे तो लगातार गांव की समस्याएं और जो छोटे समस्याएं हैं या बड़े समस्याएं हैं उनको हम लोग संघर्ष करके प्रशासन में दबाव बना के या आग्रह करके
उस काम को हम लोग पहले से करवाते थे। आप मेरा जो 10 साल पहले का भी हिस्ट्री देखिएगा तो कहीं गांव में अगर ट्रांसफार्मर लगाना है वो हम लोग लगाते थे, किसी का मामला थाना में चल गया उसको सलटाते थे, किसी का एसपी से काम है, किसी का डीसी से काम है, कहाँ पे कहीं पे जो है विकास की योजनाओं को ले जाना है और किसी को अगर आवास दिलाना है। तो ये तरह तरह के जो गांव के काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उसको लगातार हम लोग किए। और जो समाज के जो बड़े काम हैं उसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं। जनता जनार्दन अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए राजीव जायसवाल से कैसे संपर्क करे? आपके बारे में क्षेत्र में चर्चाएं आती है कि जब आपको फ़ोन किया जाए तो आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करें? देखिए, ये बिल्कुल भी जो है इसको मैं सत्य नहीं मानता हूँ। मेरे फ़ोन में गलती से भी किसी का नंबर मिस नहीं होता होगा। ये सामान्य प्रक्रिया है कि किसी हम कार्यक्रम में रहते हैं, किसी बैठक में रहते हैं तो लोगों का नंबर 2-4 कॉल मिस हो जाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि जब हम बैठक से निकले या किसी कार्यक्रम में निकले या कहीं भाषण दे रहे हैं वहाँ से हम फुर्सत हो तो फिर उसको हम लोग जो है कि कॉल बैक करके बात कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, हम लोग सर्वसुलभ हैं, गांव में रहते हैं, दिन भर क्षेत्र में घूमते रहते हैं, तो कहीं भी लोग हम लोग से मिल सकते हैं, कहीं भी हमारी अपनी समस्याओं को हमसे रख सकते हैं। अगर हमारा जो है कि कॉल नहीं रिसीव हुआ, लोग आजकल व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में उनको रिप्लाई देते हैं। लेकिन किसी भी माध्यम से अगर कोई भी समस्या हमारे समक्ष में आता है, हमारे संज्ञान में आता है, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उस समस्या का निराकरण करें। बिल्कुल, तो हम आपको राजीव जायसवाल जी का स्क्रीन पर नंबर भी साझा कर देंगे ताकि आप अपने समस्याओं के निराकरण के लिए राजीव जी से मुलाकात भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक बात भी कर सकते हैं, और जैसा कहा कि बिजी हैं अगर तो व्हाट्सएप करें। और ये आरोप का सेगमेंट है जिसमें राजीव जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विपक्ष के द्वारा और आरोप है और क्षेत्र में जो इनको लेकर चर्चाएं हैं उनसे जुड़ा यह सेगमेंट है। जी, सबसे पहला कि राजीव जी आप मतलब के लिए राजनीति करते हैं, पहले आजसू में, फिर जेवीएम में, और जेवीएम रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में। यह मेरा नहीं, आजसू जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी का आपके ऊपर आरोप है कि आप मतलब के लिए राजनीति करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि उनके अंदर परिपक्वता की कमी है। जिलाध्यक्ष जरूर बन गए हैं, वो भी परिपक्व नहीं है। परिपक्व राजनीति करना उनको सीखना चाहिए। और मैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसने पार्टी बदला है। बहुत लोगों के जीवन में या राजनीतिक जीवन में परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि पार्टी हमको बदलना पड़ता है, और मैंने एक ही पार्टी बदला है, आजसू, उसके बाद जेवीएम, और अभी वर्तमान समय में जेवीएम का पूरा विलय हो गया भाजपा में, तो पूरा जेवीएम जो है वो भाजपा ही बन गया है। लेकिन आप विलय के समय नहीं आए थे, आप विलय से पहले ही वहां छोड़कर वहां से निकल गए थे। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमको जो है कि दूसरे दल से जोड़ना पड़ता है। जब हमारा जो है कि जो हमारा महत्वाकांक्षा है या हमारा जो सोच जो है वहाँ अगर पूरा नहीं होगा तो हमको पार्टी, और मैं पूरे विश्व में या पूरे भारत में या पूरे राज्य में अकेला मैं व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों उदाहरण हैं। तो इसीलिए, लेकिन अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हमने बिना कोई पद से हमने फिर से जीरो से स्टार्ट किया। हमने आपको बताया कि आजसू में मैं कॉलेज के यूनिट से लेके प्रदेश का संयोजक तक बना। मैं जेवीएम में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, केंद्रीय महासचिव, युवा मोर्चा, इन सारे दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन भाजपा में आके पुनः मुझे जीरो से शुरू करना, और भाजपा में जब मैं आया तो एक अलग जो है हमको यहाँ पे अनुभव मिला, एक अलग सुकून मिला कि हर पद के लिए एक साधारण कार्यकर्ता भी दावेदारी कर सकता है, और उसकी आज़ादी जो है हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। जमीनी संघर्ष और जमीनी राजनीति जो है आपका आजसू से शुरू हुआ था। जी, बहुत खास और बहुत करीबी माने जाते थे आप चंद्र प्रकाश चौधरी जी के। आजसू पार्टी में आपका बहुत मजबूत चेहरा था, आजसू पार्टी के आप बहुत मजबूत चेहरे थे। क्या स्थिति आन पड़ी थी कि आपने आजसू पार्टी को छोड़ दिया? देखिए, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो राजनीति जो है ये जो सीखने का काम है, और एक लंबा अनुभव के बाद ये सही राजनीति का क्या अर्थ होता है वो समझ में आता है। जब हम लोग शुरू राजनीति में जुड़ते हैं या छोटे रहते हैं तो पूरे दिल से हम लोग राजनीति करते हैं, और जो है कि दिल से ही हम लोग जो है कि जुड़ के आज तक हम लोग काम किए हैं। रही बात आजसू में, तो आजसू में जब तक रहे पूरी ईमानदारी के साथ रहे, और
जो भी हमको जिम्मेवारी मिला, चाहे कॉलेज अध्यक्ष का मिला तो कॉलेज में हमने अच्छा काम करके दिया, विश्वविद्यालय में मिला तो विश्वविद्यालय में अच्छा काम करके दिखा, और पूरा प्रदेश का मिला तो पूरा प्रदेश स्तर पर भी काम मिला। काम अच्छा करने का हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन उसके बाद जो है कि कई मतभेद, कई मनभेद हो जाते हैं और जिसके कारण पार्टी छोड़ना पड़ता है। हमें जिला परिषद का चुनाव लड़ना था और वहीं से जो है यह फासला शुरू हुआ। फिर हम लोग जिला परिषद का चुनाव लड़े, फिर पार्टी से निष्कासित किया गया। तो कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति घर में बैठ के नहीं रह सकता है। अगर हमें एक अगर दल छोड़ना है या आपको दल छोड़ने पर बाध्य किया जाएगा तो किसी न किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ के हमको आगे का काम करना है, आगे का हमको अपना जो है कि समाज में योगदान देना है। उसी के तहत हम लोग आए। आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कई वर्ष हो गए, हमको लगता है 2019 में आए, ये 25 है, 6 साल से लगातार बिना कोई पद का हमने काम किया, समाज के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। और जो भी छोटी बड़ी जिम्मेवारी, बोकारो का जिला प्रभारी मुझे बनाएगा भारतीय जनता पार्टी का, बोकारो जिला का हमेशा प्रवास किए, कई जो है कि कार्यक्रम में मुझे प्रभारी बनाया गया, विधानसभा कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया। ये सारी जो है दायित्वों का हम लोग निर्वहन किए। अभी जो है पार्टी संगठन के द्वारा, माननीय सांसद के द्वारा जिला सांसद प्रतिनिधि बनाया और लगातार, चूंकि हम लोग फुल टाइमर पॉलिटिशियन है, बिल्कुल फुल टाइमर पॉलिटिशियन है विनीत जी। हाँ। कि हमारा जो है कि सिर्फ जब हम घर में जाते हैं, सोते हैं और फिर जैसे सुबह उठते हैं हमारा राजनीतिक वहां से शुरू हो जाता है। आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप तो ट्रांसपोर्टर भी हैं। आप गोला गोली कांड क्यों हुआ था 2016 में? ये जो कांड हुआ था उसको आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर वो मामला क्या था? गोला गोली कांड जो है, गोला गोली कांड नहीं, वो IPL का आंदोलन था। हाँ। और इसको विभिन्न चरणों में हम लोग लड़ रहे थे। एक बार हम लोग वहाँ पर जो है विशाल धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी आए थे, प्रदीप यादव जी आए थे, उसमें JVM में थे, भुवनेश्वर मेहता जी आए थे। उसके बाद हम लोगों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था कि इन समस्याओं का समाधान कीजिए, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा, उस समय तत्कालीन SDM थे गौरांग महतो, उनके द्वारा हम लोग को लिखित में दिया गया कि 29 अगस्त 2016 को आपके साथ कंपनी और जिला प्रशासन के द्वारा आपके साथ वार्ता की जाएगी। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहीं पे एक राजनीतिक षड्यंत्र का शुरुआत हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि उनका दबदबा जो है वो कम हो जाएगा, उनका प्लांट में जो है कमीशन जो है वो कम हो जाएगा, और वहीं फिर राजनीतिक षड्यंत्र का शुरुआत हुआ कि 5000 लोगों के साथ हम लोग जो है वहाँ की जन समस्याओं के लिए, आज अगर आप IPL में जाएंगे वहाँ प्रदूषण किस तरह से है, वहाँ पर जो लोगों का जमीन किस तरह से 1500 रुपया में ले लिया गया है और लोगों का कैसे शोषण किया जाता है। आज भी जो है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं मजदूर, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके कारण व्यापक जो है जन समर्थन मिल रहा था। और एक बड़ी भीड़ को देख के जो है यहाँ पे जिनका दबदबा था उनको लगा कि अब मेरा दबदबा जाने वाला है, तो उन्होंने राजनीति के षड्यंत्र के तहत वहाँ पे निहत्थे ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। और जिनके ऊपर गोली लगी, जो विक्टिम थे, जो पीड़ित थे, उन्हीं के ऊपर जो है केस भी करवा दिया गया, फिर उनको जेल भी भेजा दिया गया। कभी भी इस क्षेत्र के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि जनता के साथ अन्याय हुआ, हमेशा वो प्लांट के तरफ और जो सरकार के तरफ वो खड़े नजर आए थे। राजीव जी, जिस आंदोलन की बात आप कर रहे हैं कि 2016 में जो IPL में आपने मजदूरों के हित के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके जमीनों को लिया गया, उनको नौकरी मुआवजा नहीं मिला, उन तमाम चीजों को लेकर आपने बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। जी बिल्कुल, यही है ना? बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन आप पर आरोप है कि आप लोगों को गुमराह करने का काम किए हैं, आप उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने का काम किए, क्योंकि वहां पर उस दौर में आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम चलता था जो नहीं बन पड़ा, जिसके कारण ऐसा हुआ। आप अपनी चीजों को स्पष्ट करेंगे, जो बातें सामने हमको भी बोलने दीजिए। उसके बाद इसी मामले के संदर्भ में कितने लोगों की वहां पर मौत हुई? 2 लोगों की मौत होगी और जो 10 से 12 लोग, दशरथ नायक और रामलखन। गोला में IPL जहां आप धरना दिए थे 2016 में, जो कांड हुआ था, जो गोला गोली कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसमें
किन किन लोगों की जान गई थी? शहीद दशरथ नायक, शहीद रामलखन महतो, ये जो है कि दोनों हमारे आंदोलन के साथियों की मौत जो है, दुर्भाग्यपूर्ण मौत जो है पुलिस की गोली से हुई, प्रशासन के षड्यंत्र से हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुआ, और लगभग 10 से 12 लोगों को गोली भी लगी थी जो अभी जीवित है। तो राजीव जी, बड़े सम्मान के साथ आप उनका शहीद कह रहे हैं उनको, और उनका कार्यक्रम भी आप मनाते हैं, उनको जाकर आप शहीद समारोह भी मनाते हैं, लेकिन उनके परिवार से आपने मिलने का काम किया? उनके परिवार की क्या स्थिति आज चल रही है आपने देखने का काम किया? बिल्कुल, क्योंकि राजीव जी, आप एक सामान्य कार्यकर्ता से सांसद प्रतिनिधि तक के पद पर पहुंचे। छोटे से मोटरसाइकिल में घूमने वाला राजीव जायसवाल फॉर्च्यूनर में घूमने लगा, लेकिन आज भी दशरथ नायक और लक्ष्मण महतो के घर की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। हर चुनाव के दरमियान उनके तस्वीरों को दिखाया जाता है। तो क्या उनसे आप रूबरू होने का काम किया? अब तो आप सांसद प्रतिनिधि हैं, मजबूत पद पर हैं, उनकी स्थिति को बनाने के लिए क्या राजीव जायसवाल वहां पर जाने का काम किया? मैं आपको बताता हूं विनीत जी कि आंदोलन करने का हिम्मत और ताकत जो है सबके अंदर नहीं होता है, और ऐसे समय में जब आप विपक्ष में हो और यहाँ पे कोई एक जो दबदबा वाला नेता हो जिसके इशारे से पत्ते हिलते हो, तो उस समय हम लोगों ने हिम्मत किया और हजारों की भीड़ इकट्ठा की, और जो है जनता की समस्या के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। और जो हम लोग मेमोरेंडम दिए थे वहाँ पे कोई मेरा पर्सनल डिमांड नहीं था, वो सारे डिमांड जनता से जुड़े हुए थे, और हमने आग्रह किया था। कंपनी बोल रही थी कि हम लोग प्लांट के अंदर वार्ता करेंगे, हमने आग्रह किया था कि ये ओपन फोरम में वार्ता हो, हजारों जनता के सामने ये वार्ता हो, और जो है कि इन्हें मुद्दों पर वार्ता हो। तो अगर कहीं भी हमारा अगर सोच गलत रहता, अगर हमारा मानसिकता गलत रहता, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि बाहर में वार्ता होता। लेकिन कुछ लोगों का काम ही है, कुछ लोग आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं भी अगर आपके भी जीवन में आया होगा कि कोई अगर आप अच्छा काम करने जाते होंगे तो आपके ऊपर षड्यंत्र के तहत एक आरोप लगाया जाता है। कहीं आप अगर कुछ सुधार करने जाइए तो सामान्य सा आरोप है कि रंगदारी मांगने आया था, कि किसी प्लांट में धरना देने जाइएगा तो रंगदारी मांगने आया। तो ये जो है, ये अंग्रेजों के समय से ये प्रचलन ये चलते आ रहा है, ये आज का प्रचलन नहीं है। जो बड़े बड़े लोग जो हैं वो हम जैसे लोगों को दबाने के लिए इन आरोपों का सहारा लेते हैं, इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं, और जो समाज में जो है आपके खिलाफ में एक गलत मैसेज देने का काम करते हैं। लेकिन जनता, यहाँ की जनता जागरूक है, और यहाँ की जनता जानती है। 5000 से ज्यादा लोग उस दिन वहां पे उपस्थित थे। तो आपके साथ इतना जन समर्थन उस दरमियान उतरा था जब एक बहुत मजबूत राजनीतिक छवि वाले आप व्यक्ति नहीं थे, मतलब इस तरह के सांसद प्रतिनिधि नहीं थे, केंद्र सरकार वाले पार्टी के आप सांसद के प्रतिनिधि नहीं थे। हम कहना चाह रहे हैं, आपने अभी कहा, क्या उनकी तस्वीरें बदल गई? जो 5000 मजदूर जिस कारण से आपके साथ आंदोलित हुए थे, क्या जो उनकी जायज मांगे थी, जो मांग के लिए आप जो बता रहे हैं कि वहां पर धरना पर आए थे, आंदोलनरत हुए थे आपके नेतृत्व में, तो क्या उनकी मांगे जो थी वो पूरा हो गया? क्या उनको मुआवजा मिल रहा है? क्या उनका पॉल्यूशन का समस्या का निराकरण हुआ? हमको बताइए। देखिए विनीत जी, वो बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा कंपनी है, IPL कंपनी है, 1000 करोड़ से ज्यादा का वो बड़ा प्लांट है। तो किसी भी समस्या का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता है। हमने प्रयास किया, हमने हिम्मत किया कि उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, और आज तक उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो विक्टिम थे, अब की तस्वीर बताइए ना कि अभी निराकरण हुआ है कि नहीं? विक्टिम थे, लेकिन 4-4 केस खाएं, 8 महीना जेल में रहे। आप तो 8 महीना जेल में आप तो केस खाए राजीव जी, किसी के घर का चिराग चल गया, किसी बेटी का बाप चला गया, किसी का सुहाग चला गया। और सुनिए नहीं, यहाँ पर हम सुन रहे हैं। मैं वहाँ पे आंदोलन कर रहा था, मेरे ऊपर FIR हुआ, मैं मान लिया कि हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो है कि मेरे माँ के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, जिन्होंने कभी IPL प्लांट नहीं देखा होगा, उनके ऊपर भी ये FIR हुआ। तो ये जो है सरकार को, उस समय के जो दबदबा वाले लोग थे, उनको सोचना चाहिए कि क्या इसी तरह से किसी आंदोलन का दमन किया जा सकता है? क्या आपके परिवार के लोगों को फंसा के आपके ऊपर दबाव बना? अभी भी हम लोग लगातार प्रयासरत है, और जितने भी जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, समय समय में मिलते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं, उनको जो है सरकारी सुविधा दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने कहा कि किसी भी लड़ाई
का जो है अंत या किसी भी लड़ाई को मुकाम तक देश को आंदोलन करने के लिए, क्या है, देश को आजाद करने के लिए का हक अधिकार मिल गया जो आंदोलन हम लोग प्रयासरत है, बिल्कुल प्रयासरत है। टाइम से ज्यादा आज आप मजबूत पावर में, मालूम होगा अभी की वर्तमान परिस्थिति में आपका क्या आंदोलन का रूपरेखा है? आपको मालूम होगा बेनित जी, आपने एक चिट्ठी भी लिखकर डाला है? हाँ बिल्कुल, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार में आपने केंद्र सरकार को भी लिखा है, पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिखा है, हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट को भी लिखा है। सारे ये जो है कि संवैधानिक जो काम है, जो लिखित में जो हमको शिकायत करना, वो लगातार चल रहा है और फिर से हम लोग सड़क में उतर के भी आंदोलन करेंगे। आपने देखा और शहीद के परिवार से मिलने का आप काम कर रहे हैं, उनको जायज हक अधिकार मिले उनके लिए आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाकर हम उनसे पूछेंगे और वो खबर भी दिखाने का काम कहने का बात नहीं है। जब तक मेरी क्षमता थी, शहीद के बच्चों को हमने राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, कई वर्षों तक पढ़ा। जितनी हमको ईश्वर ने क्षमता दी है उसके अनुसार हमने प्रयास किया कि उनको मदद करें। एक समय तक हम उनको राधा गोविंद में पढ़ाते भी थे, फीस भी उनको जो देते थे, लेकिन हमारी जितना क्षमता थी हमने उतना काम किया। आगे ईश्वर और भी हमें अगर क्षमता देगा तो हम जो है अपने क्षमता के अनुरूप हमेशा हम शहीद के परिजन के साथ में रहेंगे। चूंकि हमने देखा है कि जालियांवाला बाग, इसको हम किताब में पढ़े थे, लेकिन खुद पर जालियांवाला बाग जो है बीतते हुए हम वहाँ पे IPL में गोला गोली कांड में हमने देखा है कि किस प्रकार से लोग जो है अपने संवैधानिक अधिकारों का जो है कि पालन करते हुए अपनी जायज मांगों को मांग रहे थे, उनके ऊपर किस प्रकार से जो है कि फायरिंग किया गया। आप देखते हैं कि पुलिस जो है अपराधी पर भी फायरिंग करने पर एक बार सोचती है, लेकिन वहाँ पे निहत्थे ग्रामीण थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर जो है ये फायरिंग हुआ और किस राजनीतिक दबाव में हुआ, किस षड्यंत्र में हुआ, ये पूरी रामगढ़ की जनता जानती है, पूरे राज्य की जनता जानती है। इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने IPL ही नहीं, हर समस्याओं के लिए, IPL एक समस्या, IPL में जो है कि बहुत सारी समस्या, लेकिन रामगढ़ में जितनी भी समस्याएं हैं, हर मुद्दों में हमने प्रयास किया है कि छोटे से छोटे मुद्दे में हम जो है कि पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा रहें और किसी भी हालत में राजीव जायसवाल आज तक डरा नहीं है। बड़ा से जब भी हमारी अगर दुश्मनी हुई, जब भी हमारी लड़ाई हुई है, तो किसी छोटे व्यक्ति से नहीं हुआ, बड़े से बड़े हजारों करोड़ अरबों करोड़ों के व्यक्ति से हुआ है और उस लड़ाई को हम जो है लड़ रहे थे, लड़ेंगे और आज भी वो जारी है। सिर्फ बड़े लोगों से लड़ते हैं? बिल्कुल, बहुत गुस्सैल रवैये वाले हैं राजीव जी। आप छोटे छोटे बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं और उदंडता पे आ जाते हैं। ये आरोप है आपके ऊपर। 14 से 15 साल पहले बाजार टाड़ में क्या हुआ था? गैस एजेंसी के मालिक के साथ में आपका क्या मामला हुआ था? एक समय होता है विनीत जी, जब हमारे अंदर जो परिपक्वता नहीं होती है, लड़कपन होता है, बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन जैसे समझदारी आती है तो अभी वर्तमान समय में हम लोग अपना कदम फूंक फूंक के रखते हैं और किसी भी व्यक्ति को, चाहे मेरा चाहने वाला हो चाहे मेरा विरोधी भी हो, किसी व्यक्ति का हम जो है गलत या उनका नेगेटिव नहीं चाहते हैं। लेकिन जो जनता का समस्या होगा, जो मास का समस्या होगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे। इसलिए हम नहीं बने हैं कि आपको अच्छा लगे आपको खराब लगे। हमको समाज के लिए काम करना है, हमको मास के लिए काम करना है और इस काम को करने के लिए अगर किसी को खराब भी लगता है तो उससे हमें गुरेज नहीं। मतलब पूर्व का उदंडता वाला, आक्रोश छवि वाला राजीव अब बदल गया है, अब जनता के हित में काम करने के लिए अग्रसर है। बिल्कुल, बचपना में बहुत सारी छोटे छोटे गलतियां हो जाती हैं। 100 करोड़ वाले से भी आपने बचपना में ही लड़ा था। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन जो मुद्दों की लड़ाई है, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, राजीव जी, मुद्दों की लड़ाई है। राजीव जी, बहुत मेहनत किया आपने, राजनीति में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया, सांसद प्रतिनिधि बनाए गए, लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि आखिरकार आप में ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि मनीष जायसवाल जो हमारे सांसद महोदय, उन्होंने आपको सांसद प्रतिनिधि बना दिया। कहानी कहीं जायसवाल भाई भाई वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आप ही के दल के कुछ लोगों का गुप्त मैसेज है, जो लोग कहते हैं कि सांसद का मतलब राजीव जायसवाल और विजय जायसवाल, बाकी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता कुछ भी नहीं। देखिए विनीत जी, मैंने शुरू से कहा, मैं अपने राजनीतिक जीवन का कि कॉलेज के यूनिट से मैं चालू किया, प्रदेश संयोजक छात्र संघ बना, इससे पहले विधायक प्रतिनिधि भी था, JBM में गया तो जिलाध्यक्ष रहा, जिला प्रभारी रहा केंद्रीय। तो ये सारे जो है संघर्ष के बदौलत
सिर्फ हमारे जात से, सिर्फ हमारा चेहरा अच्छा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमें पद देता है। आज अगर कोई भी सम्मान या कोई भी पद या कोई भी जिम्मेवारी हमको मिला है तो बिल्कुल जो है कि इसको हम अलग देखते हैं कि अगर आपके अंदर क्षमता होगी, आज अगर आप पत्रकार बन गए हैं, आज आप तो अपने क्षमता के अनुसार बने हैं, तो जिम्मेवारी लेना आसान है, जिम्मेवारी को निभाना बहुत मुश्किल है। और हमारे ऐसे कई सांसद प्रतिनिधि, हमको लगभग 40-50 की संख्या में अभी सांसद प्रतिनिधि, किन्हीं को विधानसभा के स्तर पर दायित्व दिया गया है, किन्हीं को जिला के स्तर पर दिया गया है, किन्हीं को मंडल के स्तर पर। जिस कार्यकर्ता के अंदर जितनी क्षमता थी, हमसे ऊपर भी हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, तो जिस कार्यकर्ता के अंदर जितनी क्षमता थी, और ऐसा नहीं कि राजीव जायसवाल सीधे ऊपर से टपक गया है, राजीव जायसवाल संघर्ष का उपज है। राजीव जायसवाल ने बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है और संघर्ष के बदौलत अपना पहचान किया है। आज हम सांसद प्रतिनिधि नहीं भी थे तो लगातार हम समाज के लिए, हम गांव के लिए, हम शहरों के लिए और जो है कि गांव की जनता के लिए हम लगातार काम कर रहे थे। और इस काम को अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिस काम के लिए हमको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता था, बहुत हम जगह जो संघर्ष करना पड़ता था, अब वो काम आसानी से हो जाता है। तो यह जो है, यह हमको एक सम्मान मिला है और यह एक हमको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक अवसर मिला है, इसको हम अवसर को काम करके दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं, अकेला मेरा टाइटल सेम, कई ऐसे लोग हैं और कई जो है कि अपने स्वजाति, ये भाई भाई वाली बात नहीं है, ये आपकी काबिलियत पर आपको मिली। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपको जवाब मिल गया होगा, ये भाई भाई नहीं है, ये काबिलियत वाली बात है। आपके बारे में यह भी चर्चा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद एनडीए ने जब रामगढ़ से सुनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया तो आपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता होने का दायित्व तो नहीं निर्वहन करते हुए, बल्कि अपने पुराने जो आक्रोश था या जो गुस्सा था आपका आजसू के प्रति, उसको याद रखा और आपने एनडीए की जो प्रत्याशी सुनीता चौधरी थी उसको मदद करने के बजाय आपने कांग्रेस की जो ममता देवी थी प्रत्याशी, उनको अंदर खाने से सपोर्ट करने का काम किया। क्या कहेंगे इस पर? विनीत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी में जब तक रहूंगा मैं पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा हूं, पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ काम करता रहूंगा। और ये हराने और जिताने का जो काम है वो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं करता, यहाँ की जनता करती है। जनता जिसको चाहती है, जनता चुनाव जिताती है, जनता जिसको चाहती है चुनाव हराती है। और जो मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं, हमारे सहयोगी दल से पूछना चाहिए कि चुनाव में उनके दल का कौन ऐसा व्यक्ति जो हमसे मदद मांगने आया, हमसे कार्यक्रम मांगने आया, हमसे सहयोग मांगने आया, उसको भी जो है कि आपको पूछना चाहिए कि कौन से ऐसे हमारे सहयोगी जो दल के उम्मीदवार थे या उनके नेता थे या उनके अध्यक्ष थे जिन्होंने हमसे संपर्क किया और कार्य योजना बनाने का बात किया। बिल्कुल भी नहीं, किसी ने हमको किसी भी प्रकार की सूचना भी नहीं दी। तो मैं चुनाव में ऐसे में बैठ नहीं सकता था, इसीलिए मुझे जो है जमशेदपुर से रघुवर दास जी का कॉल आया और मैं जो है पूरे चुनाव में जो है मैं अधिकतर समय जो है जमशेदपुर में रहा, कुछ समय मैं रांची में रहा, कुछ समय मैं बोकारो में रहा। इन क्षेत्रों में जहाँ के विधायकों से मेरा अच्छा संबंध था, मैं वहाँ पे तो ये जो है नैतिक दायित्व बनता है कि अगर सहयोगी दल अगर सहयोग आपसे लेना चाहता है तो आपसे कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, आपसे सहयोग मांगना चाहिए। और जब जहाँ पे आपका जब सम्मान नहीं है तो फिर हम लोग जो है कि हम लोग, आप ही ने तो अभी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा हम उसका पालन करते हैं, वो जिनको भी प्रत्याशी बनाए। तो जब यहाँ पर एनडीए के कोटे से आजसू को प्रत्याशी बनाया गया, आजसू के सुनीता चौधरी को बनाया गया, तो आप एकाएक उड़ गए जमशेदपुर, उड़ गए बोकारो, उड़ गए दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। आजसू के द्वारा यहाँ पे रामगढ़ में आपने प्रोग्राम करने का काम किया, जनसंपर्क किया, डोर टू डोर गए। के द्वारा यहाँ साफ मना कर दिया गया था कि चुनाव में मतलब इनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने आपको आजसू मना कर दी थी। आजसू के द्वारा यही मैसेज आया कि भाई इनका हम लोगों को इनका कोई उपयोग नहीं है। तो अगर आपको यह तय करना है, आपने भी कहा कि अगर हमारी इतनी कुव्वत है कि किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि इतना अगर औकात वाला, इतना कुव्वत वाला आदमी राजीव जायसवाल है तो मदद मांगना चाहिए। और
बिना मदद मांगे पार्टी की ओर से जो भी दिशा निर्देश आए हैं, पार्टी के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अगर हमको निर्देश दिया गया तो मैं जमशेदपुर से छोड़ के मैं यहाँ आया और लगातार मैं पार्टी हित के लिए काम कर रहा। लेकिन सवाल जब हारते हैं ना तो वो अपना गलती नहीं देखते हैं कि वो जिस जातिवाद की राजनीति कर रहे थे, जो जाति उनका वोट बैंक था, वो जाति उनसे खसक गया। तो मतलब जो है कि खिसियानी बिल्ली जो है खम्भा नोचे, वही काम होता है। आपके अपने लोगों ने हराया तो आप दोष अपने लोगों को दीजिए, आप दोष राजीव जायसवाल को दे रहे हैं। तो इस तरह का जो है कि काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि अगर हम कोई गलती की है तो हम कह देंगे विनीत शर्मा हमको हरवा दिया, तो हम ये कभी नहीं बोलते विनीत शर्मा हमको जितवा दिया। लेकिन जब अगर कोई गलत काम होता है तो इसके लिए हम दोषारोपण किसी ना किसी को हम बलि का बकरा बनाते हैं। उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि जो आपका वोट बैंक था, जो आपका आधार था, जो आपका बेस था, वो आपका खिसक गया और इसके कारण से आपकी हार हुई। राजीव जी, विपक्ष का बहुत गंभीर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाकर जनता जनार्दन को गुमराह करती है, जबकि ठोस आंकड़े और सबूत आज तक सामने नहीं ला पाई है। क्या यह सिर्फ मुद्दा है या फिर राजनीतिक हथियार है आपके भारतीय जनता पार्टी का? तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो पूरे देश के सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है और जिसको हम लोगों ने यूपीए सरकार से ढोया है। यूपीए सरकार के समय यह जो है कि पूरे तीव्र गति के साथ ये घुसपैठिए लोग आ गए हैं। लेकिन अभी जो है कि देश के प्रधानमंत्री तरह तरह का कानून लाके प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको हम भारत में शरण नहीं दे। ऐसे भी भारत का नागरिक वही व्यक्ति है जो यहाँ के नागरिकता के लिए पात्रता रखता हो। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अगर इस देश में रह रहा है तो उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। और सभी राजनीतिक दलों को, सभी संगठनों को जो है कि अपने मानसिकता से ऊपर उठकर, देश सेवा की भावना से उठकर इसका विरोध करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है देश के लिए बहुत बड़ा समस्या। आज आप रामगढ़ में ही देख लीजिए, कई जगह जो है बांग्लादेशी जो घुसपैठिए लोग रह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन घुसपैठियों को यहाँ पे प्रश्रय नहीं मिले। तो हुजूर कैसे घुस गए बांग्लादेशी घुसपैठी? घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर से एंट्री किए होंगे, तो बॉर्डर पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है जिसके ऊपर में संपूर्ण नियंत्रण तो आपका होता है। ये विपक्ष के लोग पूछते हैं बार बार। हमने तो पहले कहा है कि ये जो उपहार जो है यूपीए सरकार से हम लोगों को मिला है, जिसको हम लोग फिर से वापस भेजने के लिए बहुत सारे कानून हम लोग ला रहे थे। उसके लिए बहुत सारा विरोध भी हुआ, बहुत सारा विरोध हुआ ना। कई कानून आए, कई कि हम लोग सबका सर्वेक्षण कराएंगे, तो विपक्षी दल के लिए वो एक वोट बैंक बन गए। विपक्षी दलों मतलब के द्वारा कहना कि ये पहले से जब से भाजपा की सरकार नहीं थी उस पहले से है प्रायोजित तरीके से। और भाजपा की सरकार जब से आई, इसको बहुत ही मुस्तैदी के साथ इसके विरोध में काम करने का प्रयास हम लोग किए हैं। और जो देश के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि देश के सभी राजनीतिक संगठनों का बांग्लादेशी घुसपैठी पर एक ही मुद्दा होना चाहिए और राष्ट्र प्रथम, इस भावना के साथ हम लोग को काम करना चाहिए। यह भी आरोप लगता है आपके ऊपर कि भाजपा लव जिहाद और जमीन जिहाद जैसे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, और खासकर आदिवासी इलाकों में, ताकि समाज में विभाजन किया जा सके। विपक्ष डर फैलाने की राजनीति कहता है, आप क्या कहेंगे? इसको आप रामगढ़ में देखिए। मैं पूरे देश की अगर नहीं बात करूंगा, रामगढ़ में आप भी रहते हैं, रामगढ़ में हम भी रहते हैं। कई घटना पिछले 1 वर्षों में हमने देखा है। गोला में एक युवती का जो है चक्रवाली से पहले एक युवती का जो है गला रेत कर हत्या कर दिया गया, ये भी लव जिहाद का मामला था। अभी वर्तमान में जो है चौकाद गांव से एक बच्ची को जो है भगा के ले जाया गया, वो भी लव जिहाद का मामला था। मगनपुर में जो है एक विवाहिता को जो भगा के ले जाया गया, ये भी लव जिहाद का मामला था। अभी आपने देखा रामगढ़ में जो घटना घटी कि एक आदिवासी युवती को उनका यौन शोषण करके, उनका वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये भी लव जिहाद का मामला है। तो ये एक जो है कि ये हमारा एक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये समाज में अभी वर्तमान में समस्या है। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो हिंदू युवती हैं, हिंदू के जो लड़कियां हैं, उनका जो धर्मांतरण करके, उनको जो लव जिहाद में फंसा के, उनको जो है इस तरह से काम करा के समाज में जो है गंदगी फैलाने का काम हो रहा है।
अभी हालिया में एक रामगढ़ में एक मामला ऐसा ही चर्चा में आया था, जिस लड़की का जिक्र आप कर रहे हैं। एक लड़की केरला में गई, वहां से वो खुद स्टेटमेंट देती है कि हम अपने प्रेम बस यहाँ पर आए हैं, और उसको लेकर पूरे हैवोक क्रिएट कर दिया। आप लोग सड़क को जाम कर दिया, आंदोलन वगैरह कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। वही तो सोचना होगा बेनीश जी कि एक चित्रपुर की लड़की को ले जाके केरला में रखा गया, अभी उसका पति दुबई भाग गया है। उस लड़की को आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां होंगी वो तो उनके ऊपर बीतेगा, लेकिन हमारे समाज के हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके, उनको बहला के फुसला के, चूँकि कम एज की लड़कियां रहती है तो उनको बहला फुसला के उनको जो इस तरह का काम कराया जा रहा है, जो समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है और समाज में जो दोस्ती है, भाईचारा है, वो भी खत्म होता है। तो हमारा समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि इस तरह के कई भी मामले आते हैं, किसी भी धर्म के साथ अगर इस तरह का कार्रवाई हो रहा है तो इसका हम लोग विरोध करें और इस तरह की घटना को हम लोग बंद करवाने का। राजीव जी, जब आप आजसू पार्टी में थे और जेवीएम में थे, तब आप इस तरह का, आपको ये सब मुद्दा नहीं दिखता था। तब आपको लव जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे मुद्दे नहीं दिखते थे। जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए तब आपको एक सिरे से सिर्फ यही सब मुद्दा दिखने लगा। बनीत जी सुनिए, आप किसी भी संगठन में रहिए, किसी भी दल में रहिए, सच को सच कहने का हिम्मत रखना होगा। और राजीव जायसवाल के अंदर जब जेवीएम में भी था तो सच को सच कहने का हिम्मत थे। आज हम बीजेपी में भी हैं तो ये सच्चाई है और इसको सच्चाई को बोलने का हिम्मत हमारे अंदर है। केंद्र की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उन तमाम चीजों का आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गवर्नमेंट जो है, दुरुपयोग करने का काम करती है। जो नेता आपके विपरीत काम करते हैं उनको डराने का काम करती है। क्या भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए इन एजेंसियों का हथियार के रूप में उपयोग करती है? विपक्ष का आरोप है, क्या कहेंगे? लोग अपनी गलती को नहीं देखते हैं। क्या भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस के नेता के घर से 450 करोड़ रुपया मिला? वो तो उन्हीं का काला धन था। क्या भाजपा ने कहा था कि पूजा सिंघल के घर से 18 करोड़ रुपया मिले? क्या भाजपा ने कहा था कि हेमंत सोरेन जी भूमि घोटाला करें? तो लोग गलत काम करते हैं और उनको ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति कितने भी बड़े पद में हो, वो भारत के संविधान से, भारत के कानून के ऊपर नहीं है। अगर देश का, राज्य का मुख्यमंत्री गलत करेगा तो उसको कानून सम्मत जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बिल चलाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी जेल अगर जाता है और 30 दिन के अंदर अगर उसका बेल नहीं होता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर स्वतः उनका पद समाप्त हो जाएगा। तो फिर ये लोग क्यों डर रहे हैं? ऐसा बिल आना चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति जो कि, क्या आप सोचते हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री बन गए तो सब कुछ लूट लीजिए, सब कुछ अपने खानदान के लिए आप ये कर लीजिए। लेकिन अगर गलती करने के समय डर नहीं लगता है, लेकिन गलती करने के बाद जो कार्रवाई होती है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपया मिले? यही सब तो सवालिया निशान है। तो गलत करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि गलत होता है। संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर गलत करे तो उसके ऊपर भी कानून है और कानूनी प्रावधान के अंतर्गत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह मैसेज देने का काम किया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पद में हो, वो कानून से, वो संविधान से ऊपर नहीं है। अगर वो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने नाम गिना दिया कुछ लोगों का कि इनके ऊपर रेड पड़ा, ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ये विपक्ष के लोग थे। आप पक्ष के कुछ लोगों का नाम गिना है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर में कि ईडी का और केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग हुआ या उन्होंने छापामारी किया? भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लोगों को पद में बैठाने का काम करती है और पूरा मॉनिटरिंग जो है वो पार्टी भी करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है। गलती से अगर कोई एक गलती करता है तो आप जो देखते होंगे कि छोटी छोटी गलतियों में रातों रात जो है मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बदल दिया जाता है। तो ये जो है यह सिर्फ और सिर्फ भाजपा में है कि अगर आप मुख्यमंत्री भी, छोटा सा भी अगर आप गलती किए हैं तो रातों रात आपको हटा के किसी साधारण कार्यकर्ता को बैठा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भाजपा के संस्कृति में, भाजपा के संस्कार में ये है ही नहीं कि हम लूट खसोट मचाएं। आपके ऊपर में ये भी आरोप लगता है कि आप ऐन चुनाव के वक्त में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगते हैं और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे खड़े करके आप भाई भाई को लड़वाते हैं। क्या भाजपा देश में विविधता और सद्भावना को तोड़ने की कोशिश कर रही है? ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, भाजपा तो जो है कि
हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवासी जो हैं, भारतवासियों को परिवारजन कहा कि ये जो है तो लोग उनके परिवार पर सवाल किए कि मोदी का परिवार कौन है। मोदी का परिवार 140 करोड़ यहाँ की जनता, उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू हमारे परिवार के हिस्सा है या मुस्लिम हमारे परिवार के हिस्सा है, क्रिश्चियन। उन्होंने 140 करोड़ देश की जनता को अपना परिवार कहा। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं और एक धर्म को उन्होंने अपना वोट बैंक आज तक बना के उन लोग रखे हुए हैं। उनसे ये सवाल होना चाहिए कि एक विशेष धर्म के लोग जो है आपके लिए वोट बैंक बनने का काम किए। आज अपने देश में 60 से 70 साल आपने सरकार चलाया, शासन किया। आज उनकी जो जीवन शैली कहाँ बदली, उनको क्या क्या सुविधा मिला, उनका क्या क्या जो है विकास हुआ, ये उनको आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक परिवार मानती है और पूरे जो है कि कोई भी सरकार की योजना, मोदी जी का कोई योजना बनता है तो हिंदुओं के लिए अलग नहीं बनता है, मुस्लिम के लिए अलग नहीं है। अभी आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान योजना का उसका डेटा निकाला जाएगा तो सबसे ज़्यादा उसका लाभ जो है मुस्लिम भाई ले रहे हैं। आज अगर उज्ज्वला योजना का लाभ उसमें भी मुस्लिम भाइयों ने लिया है तो सरकार की कोई भी योजना, केंद्र सरकार की कोई भी योजना बनती है किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय को ध्यान में रख के नहीं बनता है, वो देश की जनता को ध्यान में रख के बनता है। बिल्कुल। विपक्ष यह भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की तैयारी कर रही है। क्या वाकई भाजपा की राजनीति का अंतिम लक्ष्य संविधान को बदलना है? बिल्कुल। देखिए, देश के संविधान में समय समय में बदलाव हुए, समय समय में संशोधन हुए हैं, लेकिन भाजपा कभी भी जो है वो आरक्षण विरोधी नहीं है। और भाजपा का ये प्रयास रहा है कि समाज का जो निचला तबका जो है, हमारे जो है नेताओं ने ये कि अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय का लक्ष्य हमारा है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो। सरकार की कोई योजनाएं जो है, विकास की किरण जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ के लाएं, तभी जो है हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो कभी हमारा ये नहीं रहा कि समाज के निचले तबकों को हमेशा हमें जो है आरक्षित देने का भाव जो है, ये सोच, ये संकल्प जो है, ये भाजपा की संस्कृति में रहा है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल चलाकर क्षेत्रीय दलों को गिराने का हमेशा से भरसक प्रयास करती है, उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। क्या भाजपा लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करना चाहती है? देखिए, यह विपक्ष को तय करना है कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर राजनीति करती है, देश की जनता उनको उन मुद्दों को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है देश की जनता को का काम है। भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा कि पूरे देश को परिवार मान के कोई भी योजना लाती है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई जो है प्रभावित होकर उससे जुड़ सकते हैं, कोई आम आदमी भी जुड़ सकता है, कोई विधायक भी जुड़ सकता है, कोई सांसद भी जुड़ सकता है, कोई मुख्यमंत्री भी जुड़ सकता है। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि किसी अगर दूसरा पार्टी का मुख्यमंत्री है तो उसको भाजपा में नहीं लेंगे, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो जो भी लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और वो स्वेच्छा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। पक्ष के लोग कहते हैं कि आप हमेशा से, माने भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी हथियार के रूप में मंदिर मस्जिद के मसले में जनता को फंसा कर रख देती है। ये जो है ये आपका सोच है विनीत जी। हम कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार को 10 साल से ज़्यादा हो गया, क्या किसी मस्जिद में खतरा हुआ है, किसी कहीं पर कोई मस्जिद गिरा है? लेकिन धर्म, हम सनातनी, हम हिंदू हैं, ये हमारा भाव है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा संकल्प है। तो हम अपने धर्म को जो है मानने के लिए ये स्वतंत्रता जो है देश के संविधान ने दिया है। अपने धर्म को मानने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर बनाते हैं तो देश का संविधान हमें नहीं रोकता मंदिर बना। कोई अगर मस्जिद बना रहा है उसको भी कोई नहीं रोकता है। तो ये जो है काम जो है ये परस्पर चलते रहते हैं। एक तरफ अगर हिंदू चाहे, सनातनी चाहे, मंदिर भी बन रहा है, मुस्लिम चाहते हैं मस्जिद भी बन रहा है। इसमें देश की संविधान हमको ये काम करने के लिए नहीं रोकती है और सभी धर्म के लोगों को आज़ादी के साथ रहने का, अपने धर्म को मानने का ये देश के संविधान ने अधिकार हमको दिया है। आपके पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो लगातार हर डिबेट में, हर चैनल पर उनका एक बयान आता है कि हिंदू खतरे में। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत सारी जातियां हैं।
लेकिन कुछ दल के लोग जो है जाति जाति में बांट के हमारे हिंदुत्व को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति में बांट के। तो हम सभी सनातनी एकजुट हों, हम भी अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, हम भी अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म की संस्कृति को बढ़ावा दें। ये हमारा जो है कि संकल्प है, ये हमारी आज़ादी है, यह काम करने का आज़ादी हमको देश देता है। तो हम अपने अगर धर्म को अगर एकजुट करना चाहते हैं और जाति जाति में अगर लोगों को बांटने से हम रोकना चाहते हैं तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। जब भारत में हिंदू की सबसे बड़ी आबादी है तो उसके बावजूद आप हिंदू को खतरे में कैसे बता सकते हैं? कैसा खतरा है? तो कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो है ये दिग्भ्रमित करके हमारे राजनीतिक माहौल नहीं बनाते हैं आप लोग, हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके जो है वो जातियों से में बांटना चाहते हैं। चूंकि उनको मालूम है कि उनका एक ही संप्रदाय, एक ही विशेष धर्म उनका वोट बैंक है, तो अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो हिंदुत्व को, सनातनियों को जो है जात जात में बांटने का तो प्रयास करते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अगर हम जिस धर्म के हैं तो हमारे धर्म को एकजुट बनाए के रखने के लिए, हमारे धर्म में सभी जातियों को समान रूप से जोड़ने के लिए ये प्रयास करना जो है हमारा परम कर्तव्य है और इसको हम लोग करते रहेंगे। सबसे मजेदार रैपिड फायर राउंड में सबसे पहला सवाल आपका राजीव जी, आपके आदर्श नेता कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। रामगढ़ की सबसे बड़ी समस्या एक शब्द में? प्रदूषण और बेरोजगारी। राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? समाज सेवा करते हैं। आपके विपक्ष में सबसे चतुर नेता कौन? हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री। एक मामला जो आपको परेशान कर गया हो? 2016 IPL का आंदोलन, जिसे गोला गोली कांड का नाम दे दिया गया। एक मामला जो निजी तौर पर आपको परेशान किया हो? छात्र जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। इन दोनों में बेहतर कौन? बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद या ममता देवी? दोनों बेहतर हैं। किसकी राजनीति ज्यादा पसंद, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी या हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल? दोनों की पसंद है, दोनों हमारे आदर्श हैं। एक शब्द में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल। जन नेता। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सांसद। नो कमेंट। विधायक रामगढ़ ममता देवी? गलत पार्टी में है। अंबा प्रसाद पूर्व विधायक बड़कागांव? ये भी गलत पार्टी में है। टाइगर जयराम महतो विधायक डुमरी? उभरता हुआ सितारा। तिवारी महतो मांडू विधायक? एग्रेसिव पॉलिटिक्स। रोशनलाल चौधरी बड़कागांव विधायक? सरल और सहज व्यक्तित्व। पीयूष चौधरी युवा आजसू नेता? अभी बहुत समय लगेगा। इन दोनों में बेहतर सांसद प्रतिनिधि कौन, रंजन चौधरी या राजीव जायसवाल? रंजन चौधरी जी हमसे बेहतर। एनडीए के रामगढ़ से हारने का कारण? आजसू का जातिगत वोट जो उनका आधार था वो खिसक गया और जिसके कारण ये हार हुई। रामगढ़ विधानसभा कांग्रेस खाते में जाने का कारण? यहाँ की जनता ने चाहा तो चला गया। रामगढ़ का बेहतर नेता और जिला अध्यक्ष कौन, आजसू के दिलीप दांगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद किसको? दिलीप दांगी। बेहतर वक्ता कौन, भाजपा के प्रोफेसर संजय सिंह या भाजपा के रंजीत पांडे? प्रोफेसर संजय सिंह। रामगढ़ विधानसभा से एनडीए के विधायक प्रत्याशी चुनने की जिम्मेवारी आपको दे दी जाए तो इन तीनों में से किनको चुनेंगे? पूर्व विधायक सुनीता चौधरी, युवा नेता पीयूष चौधरी या खुद राजीव जायसवाल? दूसरे दल से नहीं चुनूंगा, भाजपा का चुनूंगा। इन तीनों में अगर मिल जाए तो? मैं खुद दावेदार हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजनीति में आने का असली कारण? छात्र जीवन से बस। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो, एक शब्द में? अभी के सबसे लोकप्रिय हैं। बीजेपी के 3 शब्दों में मायने? राष्ट्र, सेवा और समर्पण। एक चीज जो रामगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा गंदी लगती हो? जातिवाद और पैसा। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, नाम? भाजपा से बनेगा। आपका पसंद? भाजपा से बनेगा। बाबूलाल, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, इन तीनों में कौन? भाजपा में कार्यकर्ता डिसाइड नहीं करते हैं, हमारा नेतृत्व और जो है कि सारे लोगों से ये करने के बाद तो आपका वोट किन के तरफ जाएगा? हाँ, आपका वोट किन के तरफ जाएगा? हमारा वोट भाजपा की तरफ जाएगा। क्या राजीव जायसवाल अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है, इतना लंबा संघर्ष है। रामगढ़ की जनता के लिए आपकी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता? रामगढ़ की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ा प्रदूषण, बेरोजगारी और विस्थापन, इन समस्याओं को हम लोग दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। एनडीए के 2 विधायक में बेहतर कौन, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी या मांडू विधायक तिवारी महतो? बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी। आजसू रामगढ़ जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी के बारे में एक शब्द में?
अभी उनको परिपक्वता की कमी है। और ये सेगमेंट 2 है विनीत शर्मा टॉक्स के पॉडकास्ट में, जहां पर जनता के सवाल। राजीव जी, जनता के कुछ सवाल हैं आपसे, जिसमें सबसे पहले उत्तम कुमार सवाल कर रहे हैं कि छावनी परिषद क्षेत्र के 8 वार्ड में साफ सफाई, सड़क नाली निर्माण एवं बिजली के पोल और तार के मरम्मत के लिए लोग जूझ रहे हैं, लोग बेहाल हैं। पानी की समस्या है क्षेत्र में, कैसे इनका निराकरण होगा? विनीत जी, आप ये जो है कि देख सकते हैं कि पहले जो है छावनी परिषद में मद नहीं था विकास के लिए, तो अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से प्रारंभ किया कि डीएमएफटी के माध्यम से बहुत सारे जो है विकास की योजनाओं का संचालन जो है, क्रियान्वयन जो है वो छावनी क्षेत्र में हो रहा है, और ये लाखों में नहीं, ये करोड़ों में है। तो हमारे सांसद जितने के बाद ये प्रयास किए कि छावनी परिषद के पास बहुत सारा फंड नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे डेवलपमेंट के वर्क नहीं हो सकते थे, उनको हम लोग डीएमएफटी के माध्यम से कर रहे हैं। और लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है कि कोई भी समस्या अगर हमारे संज्ञान में आता है, अभी आपने देखा होगा कि बिजलिया तालाब का रोड खराब था, जनता ने हमारे संज्ञान में लेके आए, और जो है कि सांसद महोदय जो है स्वयं जाके वहाँ पे निरीक्षण किए, छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी को बुला के उन्होंने कहा कि जल्दी से इसका डीपीआर बना के आप जो है डिस्ट्रिक्ट में भेजिए और इसको हम लोग सैंक्शन कर सकें। तो चाहे वो बिजली का समस्या हो, कहीं भी बिजली का समस्या, कई ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बदलवाए होंगे, कई पोल बदलवाए होंगे, तो हम जो जनता से आग्रह करेंगे कि अगर आपका कोई भी समस्या है, चाहे वो छावनी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र का है, नगर परिषद क्षेत्र का है, आप जो है कि कृपया हम लोगों के संज्ञान में लाइए, उसको वो विषय हमारे समक्ष लाइए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार के जो है कि माध्यम से आपके हम लोग समस्या का समाधान करें। चलिए, दूसरे और शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। उत्तम सिन्हा है जो बोल रहे हैं कि 8 वार्ड में पानी की सप्लाई की काफ़ी दिक्कत है, और फिर संतोष विश्वकर्मा जी भी हैं, यही मुद्दा बता रहे हैं। शॉर्ट में बताइए। आपने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में पेयजल की समस्या थी। हम लोग सर्किट हाउस रामगढ़ में पीएचईडी के साथ और छावनी परिषद के साथ और जो कि कई विभागों के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया था, और जहाँ जहाँ पेयजल आपूर्ति योजना भी चालू नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे जगहों में पेयजल आपूर्ति जो है निर्बाध रूप से चलता रहे, ताकि जो जनता का जो मूलभूत आवश्यकताओं में एक आवश्यकता पानी भी है। पानी के बिना इस जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र के लोगों को पानी जो है वो शुद्ध पानी निर्बाध रूप से मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। राहुल पासवान कह रहे हैं, युवा जुझारू और क्रांतिकारी नेता, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत रहते हैं। दूसरा, इम्तियाज अहमद नेकदिल इंसान है, प्रतिनिधि है रामगढ़ सिटी रोड कब बनेगा? पटेल चौक से रांची रोड सांडी तक। पटेल चौक से रांची रोड सांडी तक का जो रोड है उसको अभी हम लोगों ने नेशनल हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के संज्ञान में लाया है, और स्टेट और सेंट्रल के सहयोग से CRIF एक फंड होता है जो सेंट्रल स्टेट को देती है, और फिर उसके सहयोग से सड़क का निर्माण होगा। वो प्रक्रियाधीन है, हमें लगता है बहुत जल्द जो है इस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। संजय अग्रवाल जी हैं जो बोल रहे हैं कि रामगढ़ में एक विधायक भी है, सांसद प्रतिनिधि भी है, लेकिन रामगढ़ विकास के मामले में कोसों दूर, आखिर क्यों? उनको पर्टिकुलर जो है कि कोई समस्या बताना चाहिए कि रामगढ़ में किस विकास की कमी है। तो अगर ऐसे सवाल वो करेंगे तो उनका जवाब हम लोग दे पाएंगे। रवि साहू जी हैं, ये आपके प्रशंसक हैं, युवा जुझारू और क्रांतिकारी नेता, आंदोलन की उपज, धन्यवाद उनको कह दीजिए। धन्यवाद रवि जी। हिंदू सुमित वर्मा के नाम से अकाउंट है ये। रामगढ़ में बहुत सारी जन समस्या, बिजली, पानी, सड़क, प्रदूषण धरातल पर उतरकर कब काम करते हुए देखेंगे रामगढ़ की जनता आपको? ये आपसे पूछा जा रहा है। और क्या माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी से नज़दीकी का फायदा होगा आने वाले विधानसभा में आपको? देखिए, किसी से नज़दीकी का और किसी से दूरी का कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होता है। अपने कर्मों का ही जो है वो फल मिलता है। ये कर्म प्रधान समाज है, जैसा आप काम कीजिएगा फल भी आपको वैसा मिलता है। और जो है कि कर्म को ही मान के अगर हम सफलता की हम अगर कामना करें, सफलता की ओर आगे बढ़ें, तभी वो संभव हो पाएगा। वार्ड नंबर 6 में भी वही पानी की समस्या को लेकर और पोल लाइट को लेकर संतोष विश्वकर्मा भी पूछ रहे हैं। संदीप विश्वकर्मा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, रामगढ़
कब तक रहेगा यह भी बता दीजिए राजीव जायसवाल जी। अब किस संदर्भ में वो अंधेर नगरी चौपट राजा कर रहे हैं उसको अगर पूरे विस्तार पूर्वक बताते तो हम लोग जवाब देते। बिल्कुल, जब भी कभी नेक्स्ट सेगमेंट में किसी भी गेस्ट को जब आप सवाल पूछें तो सवाल का पूरा तर्क होना चाहिए कि किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप मुहावरा लिख दिए हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा कब तक रहेगा, संदीप विश्वकर्मा जी। तो पूरा विस्तार में बताएं ताकि आपकी समस्या भी इन तक पहुंचे। और हमने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट इनसे बात करना तो नंबर में बात करें और अपने समस्याओं को दूर कराने के लिए आप सांसद महोदय जो हजारीबाग के हैं मनीष जायसवाल जी, उनके नाम पर आप पत्र भी लिख सकते हैं। तारक रंजन हंसमुख इंसान, बबली सिंह युवा जुझारू और क्रांतिकारी नेता, विधानसभा के लिए हमेशा प्रयासरत। अब एक और है व्यक्ति ऋषिकेश जी, विनीत शर्मा जी बंगाली टोला का सड़क निर्माण के लिए एक आवेदन दिए थे सांसद महोदय के नाम से। पत्र सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल के हाथों में प्राप्त हुआ लेकिन उपायुक्त महोदय के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाने के कारण बंगाली टोला वार्ड नंबर 5 कैंट काफी दुख झेल रहा है। सड़क काफी जर्जर है, आने जाने में कठिनाइयां हो रही है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग बद से बदतर वाली हालात में हैं। ये ऋषिकेश सिंह जी हैं, इनके लेटर भी डाला इन्होंने। इनको जो है पहले भी जानकारी दिया गया है और अभी भी हम आपके माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इनका जो सड़क का समस्या है उसके लिए हम लोगों ने उपायुक्त को लिखा है और उपायुक्त के स्तर से जो आगे की कार्रवाई होती है किसी भी विकास की योजनाओं के संचालन के लिए जो आगे की कार्रवाई होती है वो हो रही है और हमें लगता है बहुत जल्द उनका रोड भी बन जाएगा। और नेक्स्ट है बंगाली टोला धंधार पोखर एरिया से, ये पूछ रहे हैं कि धंधार पोखर की थोड़ी मोड़ी सफाई तो हो गई है, इसका सौंदर्यीकरण और जो तालाब बचाओ अभियान चलाया गया था रामगढ़ जिले के अन्य तालाब को कब सफाई कराया जाएगा और कब इसके लिए आप लोग आंदोलित होंगे? देखिए रामगढ़ शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या, रामगढ़ शहर नहीं पूरे देश में पानी की समस्या बहुत आने वाली। तो जितने भी जल स्रोत हैं अगर उनको हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे तो पानी का समस्या आने वाली पीढ़ी को वो होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, नहर हैं, इसको हम लोग संरक्षित रखें। इसके लिए धंधार पोखर भी, इसके लिए बिजलिया तालाब भी, इसके लिए और भी कई तालाब हैं जिसके लिए हम लोग कार्य योजना बना के उनको संरक्षित रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो तालाब बचाओ अभियान जो उपायुक्त महोदय थे उस दरमियान के चलाए थे तो वो जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मतलब हमने कहा कि पानी जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जो है कि ये है, उसके पानी के बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो पानी को जो है संरक्षित रखने के लिए नगर के लोगों को पानी मिले, इसके लिए जल स्रोतों को हम लोगों को संरक्षित रखना होगा। आपकी क्या प्राथमिकता होगी उसमें राजीव जायसवाल जी, बतौर सांसद प्रतिनिधि आप क्या करने जा रहे हैं उसमें, आपका कदम अगला क्या होगा? हम लोगों ने कदम भी आगे बढ़ाया है। हम लोगों के माध्यम से ही, हम लोग के भी सामूहिक प्रयास से जो है ये जितने भी काम हुए हैं उसमें हम लोगों का भी योगदान है। लेकिन कुछ योगदान जो है वो दिखता है, कुछ योगदान नहीं दिखता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सारे तालाब बचाओ अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसको हम चाहते हैं कि जारी रहे। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर एक और भी है व्यक्ति, उनको रामगढ़ विधानसभा का टिकट कब मिलेगा? अली खान है आपके शुभचिंतक। देखिए प्रयास करना, काम करना ये हमारे हक में है, ये हमारे ये में है। उसके बाद ये संगठन जो है, संगठन कार्यकर्ताओं से आधारित संगठन है, क्षेत्र से सर्वे कराती है, तो उसके बाद ही किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है। तो अपना कर्म करना, वो कर्म हम कर रहे हैं। बिल्कुल। पार्टी को जिस दिन लगेगा कि हम जिस लायक में हैं और पार्टी जो है जिस दायित्व के लायक, जिस रोल में हमको पार्टी काम कराना चाहिए, पार्टी के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल। अरविंद सिन्हा, क्या उन्हें हम याद हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे कॉलेज के मित्र हैं, उनको। सानू सोनी नेक्स्ट एमएलए रामगढ़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन का उपाध्यक्ष रमेश दांगी, चलिए ये भी हमारे साथी हैं। राजीव कुमार दांगी, हम लोगों के गरीब गांवों में भी बराबर आते रहते हैं, जैसे प्रशासन के साथ लड़ने में भी, रथ यात्रा, गांव में हर पूजा, किसी के मरनी में भी हमेशा राजीव जायसवाल मौजूद रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यही हमारी पूंजी है। ये विनीत सिंह है कोई, जब किसी का कोई काम ना आए तो फिर नेता किस काम का?
विनीत सिंह जी को अपना काम बताना चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे कि उनका भी काम हम लोग करें। आगे बार से ये ध्यान रखना है कि अपने काम को और बताएं। हमको लगता है कि ये विनीत सिंह नाम का ये फेक आईडी है। कुछ लोग होते हैं जो किसी पर कटाक्ष करने के लिए वो सीधे अपने सामने नहीं आते हैं, तो वो जो फेक आईडी बनाकर इस तरह का काम करते हैं। तो जो भी व्यक्ति हैं जिनको भी अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो उनको सीधे आना चाहिए। इस तरह का फेक आईडी बना के ये उनको नहीं आना चाहिए। अतुल पांडे हैं, बहुत लंबा एकदम स्क्रिप्ट लिख कर भेजे हैं, एकदम सवाल पूछे हैं आपसे। रामगढ़ के सांसद प्रतिनिधि से पूछने के लिए उन्होंने प्रश्न भेजा, जिसमें सबसे पहला उन्होंने पूछा है कि रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए शीर्ष विकास प्राथमिकताएं क्या है और आप उन्हें कैसा पूरा करेंगे, योजना क्या बना रहे हैं आप? देखिए, रामगढ़ के विकास के लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाया है। आप जो देखते होंगे कि पिछले 1 वर्ष में जब से हमारे सांसद यहाँ से निर्वाचित हुए हैं, रामगढ़ शहर में, रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। सड़क हम लोग खोज के बना रहे हैं, नाली का निर्माण हो रहा है, कई जो है विकास की योजनाएं संचालन हो रही है, जो जिला स्तर के फंड से, बहुत जो है राज्य सरकार के फंड से, बहुत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फंड से। अभी NHI का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, भारतमाला कोलकाता वाराणसी, लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो हमारे जो है कि लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला है। और कई जो है कि हमें लगता है कि रामगढ़ जिला में हजारों करोड़ की योजनाओं का संचालन हो रहा है। लगातार रामगढ़ जिला जो है कि अपने जो है विकास के लिए प्रयासरत है कि विकास के हम पायदान में सबसे आगे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को हल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? देखिए, किसी भी जिला को या किसी भी समाज को अगर हमको आगे ले जाना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो आज के समय में बहुत ही एक बुनियादी सवाल है कि अगर हम अपने क्षेत्र में अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा की हम व्यवस्था करा दें तो पूरा पीढ़ी, एक बच्चा अगर पढ़ लेता है तो एक पीढ़ी सुधर जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में भी जो भी कमी है, कहाँ पे क्लासरूम की कमी है, कहीं पे और भी कोई कमी है, जो आधारभूत संरचनाओं से संबंधित जो समस्या है उसको हम लोग लगातार एडिशनल क्लासरूम, कहीं पे अगर 4 दीवारी नहीं है 4 दीवारी बना रहे हैं, कहीं पे पेयजल की सुविधा नहीं, पेयजल की सुविधा। लेकिन उसके बाद का जो काम होता है वो राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार से भी हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है। अभी आप देखते हैं कि सभी विद्यालयों में ठीक ठाक जो है शिक्षकों की संख्या हो गई, प्रत्येक विषय के शिक्षक हो गए हैं। यहाँ तक कि PTI भी जो है कि ये शारीरिक के जो है शिक्षक जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति हुई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, और सरकारी विद्यालय के अगर सुविधाओं को हम लोग संसाधनों को अगर हम अच्छे कर सकें और अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर उपलब्ध करा सके तो पूरा समाज हमारा जो है रामगढ़ में एक चीज़ का कमी है कि रामगढ़ में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, सरकारी कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, एक सिर्फ सदर अस्पताल है और जो जिसके ऊपर पूरा जिला का जिम्मा है। तो अभी हम लोगों ने सदर अस्पताल में भी जो बेड बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का हम लोगों ने सैंक्शन किया है और प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको हम लोग उनको जो है सुविधा से जोड़ सकें। बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट हैं रामगढ़ के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, और खास करके जो हृदय स्थली सुभाष चौक है उस एरिया पर जो गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, की व्यवस्था नहीं है, हमेशा जाम लगना, चट्टी बाजार वगैरह, उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ रोड मैप है कि कैसे निराकरण होगा? देखिए, ये जो रोड जाम की समस्या है और ये पार्किंग की समस्या है कमोबेश पूरे राज्य की है और रामगढ़ में भी ये समस्या है। ये 4 लेन जो रोड बन जाएगा पटेल चौक से आपका सांडी तक 4 लेन रोड बन जाएगा तो जाम की समस्याओं का बहुत हद तक ये होगा, निराकरण होगा। लेकिन पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आप रांची भी जाते हैं तो रांची में भी किसी भी मॉल के पास, किसी भी मार्केट के बाहर पार्किंग की सुविधा नहीं, लोगों को सड़क में ही पार्किंग करना पड़ता। हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि चूंकि आप एक सभ्य समाज की, आप एक जो जागरूक नागरिक हैं, तो आप अगर गाड़ी को ऐसे जगह में पार्क करें जहाँ पे किसी को सुविधा नहीं हो। सिर्फ और जगह ही नहीं है तो कहाँ पार्क किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि के ऊपर, सिर्फ प्रशासन के ऊपर। तो एक समाज के एक जिम्मेवार नागरिक बन के भी हम अगर थोड़ा सा हम रोड से हटा के गाड़ी लगाएंगे तो किसी को असुविधा नहीं होगी, ऐसा सोच हम लोग रखेंगे तो ये पार्किंग से भी हम लोगों को निजात मिलेगा। रामगढ़ वार्ड नंबर 4 अंतर्गत सोतिया नाला की रिपेयरिंग, नाली निर्माण, तो आप संतोष जी इसके लिए इनको आवेदन दें और इसका निदान करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, कोई भी समस्या आएगा उसका हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, फिर से एक आरोप आ गया, योगेश महतो, ये आम पब्लिक का फोन क्यों नहीं उठाते हैं?
नंबर हम दे देंगे, दोबारा नहीं उठाएंगे तो बताइएगा, स्पेशल खबर बनाएंगे। जुगेश जी को ये बताना चाहिए किस दिन और किस समय हमको कॉल किए और मैंने उठाया। मैं तो प्रयास करता हूँ कि कोई भी कॉल मेरे नंबर में मिस्ड नहीं हो, अगर मिस्ड भी होता है तो मैं कॉल बैक करके या व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे हम उनका समस्या ले लेते हैं। और हमें नहीं लगता है कि गलती से अगर किसी का नंबर मिस हो जाता होगा तो हो जाता होगा। हाँ, कुछ लोग जो होते हैं एक बार अपने समस्या को रख दिए, एक बार अपनी बात को रख दिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप अपनी समस्याओं को रखें। हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो जाए। कुछ समस्या ऐसे भी होते हैं कि जिसका समाधान हमारे स्तर से नहीं हो सकता है, उसको आपको यहाँ की जनता को समझना भी होगा। बहुत सारे कमेंट आए हैं, सबको पढ़ना संभव नहीं है, कुछ और दो चार हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सैफ अनवर हैं, कोची नाला का रोड को लेकर जो पुलिया दह गया है वह फिर से जर्जर स्थिति में है। कोची नाला में जो है नया पुल निर्माणाधीन है। हाँ। और हम लोगों ने विभाग को कहा है कि जो पुराना पुल जो टूट गया था उसको मरम्मत करने के लिए हम लोगों ने विभाग को कहा। जैसे पुल टूटा था हम लोग जाकर निरीक्षण भी किए थे और विभाग से आग्रह भी किए थे कि जल्द से जल्द इस पुल का मरम्मत करा दिया। मरम्मत होगा। अब चलिए कुछ प्रशंसक का लिस्ट है। हरिंदर करमाली, आंदोलनकारी नेता। देखिए, आंदोलन ही हमारा पहचान है। और बिल्कुल। सूरज वर्मा, राजीव भैया क्षेत्र के हर एक जनता के सुख दुख में साथ देते हैं। विजय दुबे, जवाब देगा कौन। जन जन की आवाज है राजीव जायसवाल। लक्ष्मी भोला, राजीव भैया जिंदाबाद। ये सब आपके प्रशंसक है, और भी बहुत सारे प्रशंसक हैं आपको। और लास्ट में लक्ष्मी भोला, ट्रांसफार्मर बाबा की जय हो। ट्रांसफार्मर एक जो बुनियादी समस्या है जो हर गांव में, खास करके बारिश के सीजन में, अगर ट्रांसफार्मर एक दिन के लिए भी अगर आपको बिजली से आप कट जाते हैं तो आपको जो है कि जीना मुश्किल हो जाता है। ना पंखे चलते हैं, ना लाइट आपको मिलता है। अगर आपके घर में पंप लगा हुआ, वाटर पंप, तो टंकी खाली हो जाता है। तो ये बहुत सारे तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर का समस्या अगर हमारे संज्ञान में आता है तो 24 से 48 घंटा के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर दिलाने का काम करते हैं। विभाग से लड़ाई लड़के, विभाग से आग्रह करके आज भी हमको लगता है कि 3-4 की संख्या में ट्रांसफार्मर आज भी दिलाएं। और ये लगातार प्रतिदिन किसी दिन ये गैप होता होगा, नहीं तो हम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, बिजली विभाग के एसडीओ से, जई से, हमको प्रतिदिन जो है 10 से 20 बार उनसे बात करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी सुन लिए ना आप, लक्ष्मी भोला जी, ट्रांसफार्मर बाबा की जय। तो विनीत शर्मा टॉक्स में हम आपसे विदा लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जायसवाल जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया। अगली बार अगले एपिसोड में हम आपके किसी इसी प्रकार से नए तेज तरार और युवा चेहरे से मुलाकात करवाएंगे, जिनके अंदर जुनून हो क्षेत्र और समाज के लिए कुछ मजबूती से कर गुजरने का। बने रहे विनीत शर्मा पॉडकास्ट के साथ। लगातार हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।